Hello everyone, welcome to Science and Technology Current Affairs from the Indian Express Explain page. So start करते हैं. So the first article is how ARM based chips can revolutionize Windows laptop this year. Context ये है कि विंडो इन्होंने बोला है कि हम भी अब ARM बेस्ड चिप्स यूज़ करेंगे. तो क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन एक्स एलीट SoC चिप ये यूज़ करेंगे. 2020 में एप्पल ने ये ARM बेस्ड SoC चिप यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था अपने थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए. तो विंडोज़ भी वही करना चाहता है. अब ये SoC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑन ए चिप. सो ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है. पहले आप इतना समझिए. अब जो एक टिपिकल CPU होता है उसमें क्या होता है, प्रोसेसर चिप होती है, रैम होती है, स्टोरेज होती है, और ये सारे ना सेपरेटली होते हैं. ये कंपोनेंट सारे सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं. बट SoC में क्या होगा, SoC में क्या होगा, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोसेसर चिप हो गई, रैम हो गई, स्टोरेज होगी, और भी जो चीज़ें हैं वो एक सिंगल चिप पे होगी. जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, सिस्टम ऑन ए चिप. सिस्टम ऑन ए चिप, तो एक ही चिप पे सारे सिस्टम आ गए. अब उसके बाद ARM क्या है? ARM का फुल फॉर्म है एडवांस RISC मशीन. ये CPU आर्किटेक्चर का एक नेम है. बस हमको इतना ही जानना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. तो बेसिकली इन चिप्स से क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप, ARM चिप्स, इसको अगर हम यूज़ करते हैं लैपटॉप्स वगैरह में तो उनकी बैटरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. अब ऐसा नहीं है कि हम ये जो ARM चिप्स हैं और SoC चिप्स हैं उनको अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है यूज़ करना, बट वो पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं. बट पहले सिर्फ स्मार्टफोन में यूज़ होती थी जब तक एप्पल ने उसको अपनी M1 मैकबुक्स में यूज़ करना स्टार्ट किया. 2020 में स्टार्ट किया था जैसे. और इसको एप्पल क्या बोलता है, इसको एप्पल सिलिकन नाम देता है. ठीक है. सो SoC पता चल गया, सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है. ARM एडवांस RISC मशीन है, ये CPU आर्किटेक्चर का एक नाम है. हायर बैटरी एफिशिएंसी एंड फास्टर प्रोसेसिंग होती है जब हम इन चिप को यूज़ करते हैं, ARM बेस्ड चिप्स को यूज़ करते हैं. तो विंडोज़ भी अब यूज़ करेगा अपने लैपटॉप्स के लिए, राइट. अभी नेक्स्ट कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया US ट्रेड पॉलिसी मीटिंग हुई थी, ठीक है, जनवरी में. सो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला, US जो है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड इट इज़ द ओनली लार्ज इकोनॉमी जहां इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रेड सरप्लस है. जब हम US से ट्रेड की बात करते हैं तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं. और जब हम चाइना से बात करते हैं कि जब हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट. तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट जब हम चाइना से बात करें. तो US के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है और US हमारा सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. उसके बाद चाइना आता है सेकंड नंबर पे. अब इसमें एक सेकंड पॉइंट जो ये है कि इंडिया हैड लॉस्ट GSP बेनिफिट्स इन 2019. जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने बोला कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया चाइना के साथ. तो उन्होंने ये GSP बेनिफिट्स थे वो विड्रॉ कर लिए थे इंडिया को, अब हम नहीं देंगे, उन्होंने ऐसा बोला था. तो इंडिया को इससे हटा दिया था GSP रिजीम से. तो ये GSP क्या है? GSP है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. GST इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है. सो इस GSP में क्या होता है, अगर कोई कंट्रीज GSP रिजीम को फॉलो करता है तो वो कुछ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं. जैसे सपोज यूएसए GSP देता है किसको, अगर कंट्री 1 को दे रहा है, 2 को दे रहा है, 3 को दे रहा है, 4 को दे रहा है. तो ये एक लिस्ट है, जो भी इस लिस्ट में कंट्रीज होंगी और ये कंट्रीज अगर यूएसए को कुछ एक्सपोर्ट करेंगी तो इस पे यूएसए बहुत कम ड्यूटी लगाएगा या ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा इन प्रोडक्ट्स को. तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे कम्पिटिटिव हो जाएंगे और इन जो ये पुअर और डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं सॉरी, उनको बेनिफिट होगा, उनका ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा. तो इंडिया को भी इसी तरीके से बेनिफिट हो रहा था. कैसे हो रहा था? जब ये हटाया था उससे पहले हम लार्जेस्ट बेनिफिशियरी थे GSP स्टेटस के. 2017 में 5.7 बिलियन का इंपोर्ट करते थे हम US में और जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता था. US इन पे ड्यूटी फ्री एक्सेस देता था. सो ये है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस.
तो एक इंपॉर्टेंट चीज कुछ आप याद रख लो कि जीएसपी को अडॉप्ट किया था न्यू दिल्ली में 1968 में, जब अंकटाड की मीटिंग हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1968 में, और 1971 में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था ये जो जीएसपी रिजीम है। तो अभी 15 कंट्रीज, वर्ल्ड में 15 कंट्रीज जीएसपी बेनिफिट्स देती है। ठीक है, ये 15 कंट्रीज हैं, ऐसी 15 कंट्रीज हैं जो जीएसपी बेनिफिट्स देती है पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक और चीज जो काम का है, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। अब ये टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, अभी जो सपोज आप ऐसे समझो कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो यूएस में काम करने जाते हैं, तो वहां पे वो सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस देते हैं। ठीक है, उनके इनकम में से कटता है ये सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस, उनको भरने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि बाद में जब उनको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत हो तो यहां से वो फंड है उसमें से मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि उनको मिल नहीं पाता ये। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बेनिफिट अवेल करने हैं, इफ यू वांट टू अवेल दिस बेनिफिट, यू हैव टू स्टे इन यूएस फॉर मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा आपको रहना पड़ेगा यूएस में। लेकिन जो वर्क वीज़ा होता है वो मोस्टली मैक्सिमम 6 सालों तक के लिए होता है। तो बहुत सारे वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स, वो ये बेनिफिट अवेल ही नहीं कर पाते हैं। बस मतलब उन्होंने पे कर दिया है लेकिन अवेल नहीं कर पाते। तो इससे यूएस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, फ्री मनी मिलती है। ओवर द ईयर मोर देन 25-30 बिलियन यूएस डॉलर, इससे भी ज़्यादा ये यूएस के पास आ गया, फ्री मनी मिल गई यूएस को। तो इसलिए यूएस ना ये टोटलाइजेशन एग्रीमेंट साइन नहीं करता। अगर टोटलाइजेशन एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो होगा क्या, ये जो प्रोफेशनल हैं, जो आईटी सेक्टर के वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडियन आईटी वर्कर को, क्योंकि इनको ना अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करो यूएस में, अगर प्रोवाइडेड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सम प्रोविडेंट फंड्स इन इंडिया। तो दोनों जगह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडिया में कर रहे हैं तो आपको यूएस में सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में लौट के क्योंकि आप इंडिया में ही आओगे तो, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको फंड में से आप वो बेनिफिट अवेल कर सकते हो। सो ये है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। इट विल प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू इंडियन प्रोफेशनल इन द यूएस। ए टोटलाइजेशन एग्रीमेंट और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विल एलिमिनेट डुअल सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन इन इंडिया एंड यूएस. It will benefit Indian IT sector workforce who are working in the US and paying social security but are unable to get the benefit. मैंने बताया ना, क्योंकि वर्क वीजा तो मैक्सिमम 6 ईयर्स के लिए रहता है, और अगर आपको अवेल करना है तो आपको 10 साल से ज़्यादा यूएस में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया ने अभी डिसाइड किया है, ये है फोटो देख लो आप, इंडिया ने अभी डिसाइड किया कि वो स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। अब ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जिसमें हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप बना रहे हैं। तो इंडिया इसको फॉर्मली ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया अभी फॉर्मली ज्वाइन कर रहा है, बट उससे पहले भी इंडिया इस प्रोजेक्ट में बहुत कंट्रीब्यूट कर चुका है। लेकिन अगर आप फुल मेंबर स्टेटस आपको मिल जाता है तो आपको ज़्यादा साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इस फैसिलिटीज़ की, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। आप जो स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट है उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको यूज़ कर सकते हो और आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगर आपको फुल मेंबर स्टेटस चाहिए तो आपको साइन करना पड़ेगा और रेटिफाई करना पड़ेगा एक इंटरनेशनल ट्रीटी। आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट भी कुछ करनी पड़ेगी, यानी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इंडिया ने 1250 करोड़ ये अप्रूव कर दिया है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब इंडिया, जैसे पहले भी बात किया, इस प्रोजेक्ट में शुरू से इन्वॉल्व रहा है सिंस 1990, जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो हमने टेलीस्कोप के डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। हमने जो SKA ऑब्जर्वेटरी कन्वेंशन है, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी। ये SKA ऑब्जर्वेटरी कन्वेंशन क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने ये इस फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया है एज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नेगोशिएशन में भी हमने रोल प्ले किया है। प्लीज रिमेंबर दिस, SKA ऑब्जर्वेटरी कन्वेंशन ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करती है एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
अब हमने कंट्रीब्यूशन कैसे किया, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीस्कोप मैनेजर, द न्यूट्रल नेटवर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट विल रन द एंटायर फैसिलिटी। ये उतना काम का नहीं है। और इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें वो रिसर्च करना चाहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्ली यूनिवर्स, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स एंड सोलर साइंस, इनमें हाँ इंडियन साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते हैं। फुल मेंबर स्टेटस मिल गया इंडिया को, ठीक है। अब इससे पहले इंडिया कुछ और इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका है, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि लिगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि हम भी ऐसा ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाएंगे। कहाँ पे बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं लिगो इंडिया, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये लिगो इंडिया क्या करेगा, ये भी डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल लीगो ने किया, ठीक है। और हम फुल मेंबर हैं ITER प्रोजेक्ट के। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पे काम कर रहा है, तो उनकी एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है ITER प्रोजेक्ट। प्लीज डू सम होमवर्क। ये ITER प्रोजेक्ट में कितनी कंट्रीज और इन्वॉल्व है, ठीक है। और इंडिया लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में भी पार्टिसिपेट करता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है। अब स्क्वायर किलोमीटर एरे, एक सिंगल लार्ज टेलीस्कोप नहीं है, ठीक है। इसमें हम ये लिखा है ना यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, बट ये सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, इसमें बहुत सारे एंटीनाज हैं। जैसे आपको इस फोटोज में भी दिख रहा होगा ना, बहुत सारे एंटीनाज लगे हुए हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अगर स्टेटमेंट आएगा कि इट विल बी ए सिंगल लार्ज टेलीस्कोप, नहीं, बट कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिश एंटीनाज ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट। अब स्क्वायर किलोमीटर एरे इसका नाम क्यों रखा इस प्रोजेक्ट का, कि शुरू में इंटेंशन ये थी कि हम 1 स्क्वायर किलोमीटर या 1 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया यूज करेंगे रेडियो वेव्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बट अब हम इससे कम का एरिया यूज कर रहे हैं, बट ओरिजिनल नेम हमने रिटेन कर लिया है। अब ये कुछ एंटीनास साउथ अफ्रीका में है और कुछ एंटीनास ऑस्ट्रेलिया में, तो साउथ अफ्रीका में 200 है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 1.3 लाख है, ठीक है। अब ये स्पार्सली पॉपुलेटेड लोकेशन, मतलब उस लोकेशंस में लगा है जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, जैसे आप इस इमेज में भी दिख रहे हो ना, डेजर्ट टाइप पे लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं दिख रही, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, किस लिए किया है, क्योंकि सिग्नल इंटरफेरेंस कम से कम हो फ्रॉम अनडिजायरेबल अर्थ बेस्ड सोर्सेज, उनसे जो इंटरफेरेंस होता है वो कम से कम हो ताकि हम प्रॉपर स्टडी कर सकें, ठीक है। अगर ये जब ऑपरेशनल हो जाता है तो SKA वुड बी 5 to 60 times more powerful than the most advanced existing radio telescope functioning in comparable frequency range. Please remember this. None of the SKA facility would be located in India. So कोई भी SKA facility इंडिया में लोकेटेड नहीं होगी, बट हमको इसका बेनिफिट मिलेंगे, हमको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा SKA फैसिलिटीज़ का, ये पहले भी हम देख चुके हैं। ये हाई एंड टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मटेरियल साइंस, कंप्यूटिंग, राइट। अब इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसमें लीड कर रहा है इंडिया की तरफ से। तो इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट इज बिंग लेड बाय पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। बट इसके अलावा 22 और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, IITs हैं, आइसर्स हैं और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। प्लीज ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इंडिया ने पहले से बहुत सारी कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं। वी आर हाईली डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि एग्जांपल के लिए जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये कहाँ पे है, पुणे पे, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके अलावा भी और सिमिलर रेडियो फैसिलिटीज कहाँ है, ऊटी में है, नैनीताल में है, बेंगलुरु में है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी क्या है कि US ने अपना पहला लूनर लैंडर भेजा है 1972 के बाद, ठीक है। इसका नाम क्या है, पेरीग्रीन लैंडर मॉड्यूल। किस पे भेजा है, वल्कन रॉकेट पे भेजा है, ठीक है। अब इसको प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने बनाया है, US ने, नासा ने नहीं बनाया है। पेरीग्रीन लैंडर और वल्कन रॉकेट प्राइवेट स्पेस कंपनी ने बनाया, और ये पहला US लूनर मतलब मून लैंडर है 1972 के बाद, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, ये देख लो, ओला द फर्स्ट US कमर्शियल रोबोटिक लॉन्च टू मून सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ January 8। सो ओला लॉन्च, वल्कन रॉकेट है, एस्ट्रो रोबोटिक पेरिजीन मिशन 1 लैंडर, तो फरवरी में पहुंच जाएगा ये। अब
हाकोटू आर मिशन, ये मून पे लैंडिंग करने वाला जापान का या जापानीज कंपनी का एक मिशन है, बट ये अनसक्सेसफुल था। इसी तरीके से 2019 में मून पे एक इजराइल की प्राइवेट कंपनी थी, उसने अटेम्प्ट किया था मिशन भेजने का, स्पेसक्राफ्ट भेजने का, बैरिशीट, वो क्रैश लैंड हो गया था। ठीक है, अब आर्टेमिस प्रोग्राम, ये क्या यूएस का है, इसमें दे आर प्लानिंग टू सेंड ए सीरीज ऑफ मून मिशन इंक्लूडिंग दोज कैरिंग एस्ट्रोनॉट। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।